हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची दोषी शाह। मैं ग्राफोलॉजी का सब्जेक्ट लेती हूँ ब्रह्मांड ज्योतिष संस्था में। तो आप ये लेक्चर भी जैसे लास्ट टाइम में भी हमने कंटिन्यू किया था, तो सेकेंड सेशन भी हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। ग्राफोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्या है कि सिर्फ सिग्नेचर से या कोई राइटिंग के पेपर से हमें पता चलता है कि जो इंसान वो जो लिख रहा है उसके दिमाग की स्थिति कैसी है, उसका मानसिक दिमाग कैसा है, किस लेवल तक वो क्या काम कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस सारी हमें पता चलता है। तो बेसिकली अगर आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो सिग्नेचर में ये नहीं पता चलता कि वो इंसान कैसा है या उसके रूट्स कैसे हैं या उसकी सोचने की हद कहाँ तक है। पर हाँ, उस टाइम पे, उस गिवन ऑफ टाइम पे वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो फेज हम पता कर सकते हैं। गिवन ऑफ टाइम की मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम लिमिट या कोई टाइम सीमित है, जैसे 5 मिनट 10 मिनट नहीं। जैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं और उसके दिमाग की लेवल कितने तक काम कर सकते हैं और कितने काम तक नहीं कर सकते हैं। तो वो हमें जानना है कि कैसे सिग्नेचर से हमें ये सब पता चलता है। और सिग्नेचर तो आप कहीं पे भी किसी के भी लिखवा सकते हो, बैंक्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग सिग्नेचर करते हैं और आप खड़े खड़े भी स्टडी करके उनके देख के भी बता सकते हैं। या किसी भी 4 जन के घर में भी अगर एग्जाम्पल लेके आप करने बैठेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। पर हमें जो यहाँ पे सीखना है वो है हैंड राइटिंग एनालिसिस विथ सिग्नेचर। तो हैंड राइटिंग एनालिसिस क्या है? हैंड राइटिंग एनालिसिस मतलब कोई भी इंसान को आप रैंडमली पेपर दे रहे हो, प्लेन पेपर देना है, उसको बॉल पॉइंट पेन, मतलब जो बॉल पेन रहती है उसमें भी जो पिन पॉइंट वाली पेन रहती है, जेल पेन नहीं, फाउंटेन पेन नहीं, बॉल पेन, बॉल पेन से उसको लिखना है। वो कैसे पेन उठा रहा है, कहाँ पे लिख रहा है, कहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, उसका राइटिंग कहाँ पे एंड कर रहा है, उसके हिसाब से हमें सब इवेल्युएट करना है। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई राइटिंग कर रहा है तो सबसे पहले कहाँ क्या देखना है, तो उसके पेन उठाने का स्टाइल, जैसे वो मैं लास्ट टाइम आपको सब बता चुकी हूँ। जैसे हमने डिस्क्राइब किया हुआ था कि पेन किस स्पीड में उठा रहा है और वापस रख रहा है, उसके हिसाब से उसका ग्रह पहले पकड़ना है। वो ग्रह आप पकड़ ले, उसके बाद क्या देखना है कि पेन लेकर वो सबसे पहले क्या लिख रहा है, वेदर इट इज अ डेट या टॉपिक या सीधा अपना जो राइटिंग लिखना है वो शुरू कर रहा है। अगर वो डेट और टॉपिक लिख रहा है इतना, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को लेकर पर्टिकुलर। उसके नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी आप देखेंगे तो हर एक चीज़ पे आपको दिखाई देगी, हर एक चीज़ साफ सुथरी उसको पसंद आएगी, ज़रा भी क्लमजी नहीं रहेगा। क्लमजी मतलब क्या है, ज़रा भी उसको गंदापन या गंदगी नहीं अच्छी लगती है। उसे सब कुछ साफ सुथरा चाहिए और अपने हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से, और जैसे होता है जैसे हिसाब से होना चाहिए। तो ये रहा आपका राइटिंग लिखने का स्टाइल से हम इवेल्युएट करेंगे। अगर कोई डेट या टॉपिक नहीं लिख रहा और सीधा लिखने का शुरू कर रहा है तो उसे हमें उसमें हमें देखना है कि वो कहाँ से लिख रहा है। अगर प्लेन पेपर है, जैसे आप अगर देख रहे हैं कि जैसे सब प्लेन पेपर है, तो अगर वो यहाँ से लिखना शुरू कर रहा है बीच में से, तो इसका मतलब कि उसकी थिंकिंग प्रोसेस इतने सोच में पड़ा है कि वो कहीं से भी लिखना शुरू कर रहा है। अगर एकदम प्रॉपर ऊपर से लिख रहा है, मैं आपको बता देती हूँ साथ में। जैसे ये है हमारा राइटिंग, जैसे ये राइटिंग है, अगर इंसान बंदा यहाँ से लिख रहा है, अगर यहाँ से लिख रहा है प्राची शाह और 1 2 3, जैसे आप देख रहे हैं प्रॉपरली लिखा हुआ है, जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वहीं से ख़त्म करना, कहाँ से क्या, उसको सब पता है।
कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, कितनी मार्जिन्स छोड़नी है, कितनी जगह छोड़नी है। तो हर चीज़ उसने इवेल्युएट करके रखा है। हर चीज़ उसकी लाइफ में भी कैलकुलेटेड रहती है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ क्या कितना देना है, कहाँ नहीं देना। घर में भी वाइफ को अगर कितने पैसे देने हैं सैलरी में से, कितने नहीं देने, हर चीज़ नहीं दे देगा वो। उसके बहुत गिनती में बहुत कैलकुलेटिव है। तो वो ऐसे लोग कम बेवकूफ़ बनते हैं, या बोल सकते हैं कि हर एक चीज़ का उनके पास हिसाब या गिनती रहती है, और उसी हिसाब से उन्हें कभी कोई तकलीफ फाइनेंशियली आती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कितना खर्चा करना है, कितना नहीं। ओके, अभी ये हुआ एकदम प्रॉपरली लिखा हुआ। तीसरा जो बंदा है वो, मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया यहाँ से, पहला अक्षर बहुत बड़ा, फिर छोटा छोटा छोटा, और लास्ट में आप देखेंगे एकदम छोटे में आ जाएगा। तो वो क्या है, दुनिया को बहुत बड़ा बना रहा है, बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ है। फिर रिदम से जा रहा है, रिदम कंटिन्यू, पर लास्ट में उसे पता नहीं कि एंड कहाँ है। कोई भी, जैसे आप बोल सकते हैं कि कोई भी नया टास्क शुरू किया, नया काम शुरू किया, तो पहला लेटर के हिसाब से उसने बहुत एम्फोसाइज करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा खर्चा करके स्टार्ट तो कर दिया, पर बाद में उसे पता नहीं कि उसका डायरेक्शन कहाँ जाए, और लास्ट में एंड अप करके छोड़ दिया, जिसका रिजल्ट उसे नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा डिप्रेसिंग रहेगा, ये ज़्यादा डिप्रेसिंग रहेगा। ये आपको अलग अलग प्रकार में इसलिए बताती हूँ कि ताकि राइटिंग में आपको पता चले कि राइटअप कैसा रहता है, राइटअप कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से खत्म करना है। अगर आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे एक ही रिदम में जा रहा है, एक ही स्पीड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया कहाँ से क्या हो क्या नहीं। तो उसका आप देखेंगे तो जैसे पता चलेगा कि हर एक चीज स्पीड में, एक हर एक चीज रिदम में, हर एक लेटर में भी एक ही टाइप, कोई अलग कोई डिफरेंस नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो डिफरेंट है और उसे अलग से बताना है या बनाना है। उसे पता है कहाँ क्या कैसे करना है। तो हर एक चीज़ उसके रिदम में जाएगी। लाइफ को हर एक फेज को वो एंजॉय करेगा, एंजॉय करके स्पेंड करेगा, स्पेंड करके भी उसे खुशी होगी, और जो खुशी होगी वो से वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। तो ऐसे लोग ज़्यादातर पॉजिटिव लोग रहते हैं, जो लाइफ से हमेशा पॉजिटिव मांगते हैं और सामने पॉजिटिव देना जानते हैं। इन लोगों में नेगेटिविटी आपको नहीं दी दिखाई देगी। तो इस हिसाब से राइटअप कैसा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहे हैं, उस हिसाब से हर एक चीज़ इवेल्युएट कर। एक और टाइप बता देती हूँ, जैसे राइटअप आप लिख रहे हैं तो प्लेन पेपर पे रहता है, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लाइंस होगी तो लाइंस पे ही लिखेगा, पर अगर बिगर लाइन का पेपर है, प्लेन पेपर है, और हमें लिखना है, तो क्या होता है कि काफ़ी लोग ऊपर नीचे होते हैं, वो उसके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स बताते हैं। अगर पेपर में आप देखेंगे कि पहला स्टार्टिंग का राइटअप सीधा सीधा है, और जैसे ही लाइन खत्म होती है वो एंड अप थोड़ा कर्व होके नीचे आ रहा है, मतलब वो नेगेटिविटी। अगर वो एंड अप पॉजिटिविटी होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो नीचे जाएगा वो नेगेटिविटी, जो ऊपर की तरफ जाएगा वो पॉजिटिविटी, जो बीच में ही रहेगा मतलब वो फ्लो के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है एकदम रिदम में। तो इसमें भी रिदम जैसे आप पकड़ेंगे, हर एक अल्फाबेट का रिदम पकड़ना। कोई भी राइटअप है जैसा भी है, उसका रिदम कैसा जा रहा है, जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, उसी लेवल में बाकी सारे लेटर्स और वर्ड्स है कि नहीं, ऊपर नीचे होंगे। काफी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का सीधा सीधा और लास्ट में एंड ऊपर नीचे, बीच में भी ऊपर नीचे आपको काफी कुछ दिखाई देगा। तो वो जो बीच में ऊपर नीचे है वो क्या है, वो ऊपर नीचे मतलब हर एक चीज को लेके ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बाउंस बैक करते हैं, फुल ऑफ एनर्जी है, जैसे नीचे जाते हैं वैसे वापस ऊपर भी आ जाता है।
तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। तो उसको हमें ये देखना है कि ऐसे शायद मंगल वाले जातक हो सकते हैं जो बाउंस बैक होना जानते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें रिदम पकड़नी है। ओके, अब रिदम जैसे आपने पकड़ ली और प्लेन पेपर पे आप लिखवा रहे हो, तो प्लेन पेपर पे क्या देखना है आपको, कैसे एक, ऐसे बोलते हैं ग्राफो टाइप करके एक टर्म है। ग्राफो टाइप मतलब क्या, ग्राफो चार्ट रहता है, उसके हिसाब से कैसे बंदा लिख रहा है, हमें उस हिसाब से पता चलेगा कि ये किस टाइप का इंसान है। ग्रेफो टाइप चार्ट में आपको बता दूं, जैसे आप, मैं इस पे बता रही हूँ आपको, आप ओरली भी लिख सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे ये है, जैसे ये सपोज लाइन हो गई पेपर की, ये ऊपर की तरफ की लाइन, ठीक है। ये 1, 2 और 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है और यहाँ का ओनली 1 सेक्शन, ये इस तरफ का 1 सेक्शन है जो -1 और -2 में जाएगा, और यहाँ के +1 +2 +3 +4 +5, इस हिसाब से ग्रेफोटाइप चार्ट को डिवाइड करने में आएगा। तो ये जो चार्ट डिवाइड होता है उसमें क्या है कि अगर आपका राइटिंग, जैसे सपोज, एक सेकेंड प्लीज, जैसे आपका राइटिंग अगर रिदम में जा रहा है, तो ये रहा प्राची, तो ये आप ग्रेफो टाइप में देखेंगे तो स्ट्रेट लेवल में आएगा। ये हर एक चीज को हमें डिवाइड करना है ग्रेफो टाइप में, ये सब कुछ स्ट्रेट में आया। अब अगर आप देख रहे हैं ग्रेफो टाइप चार्ट, जैसे ये आगे की तरफ स्लैंटिंग है, आगे की तरफ स्लैंट हो रहा है, तो ये क्रॉस में जा रहा है स्लैंट, +3 में, +3 में ये जा रहा है ग्रेफो टाइप, तो ये हुआ ग्रेफो टाइप +3। तो उस हिसाब से हमें लेवल के हिसाब से गिनना है कि हर एक अल्फाबेट कौन से ग्रेफो टाइप में जा रहा है। ग्रेफोटाइप्स मतलब क्या है कि मुख्य ग्रेफोटाइप्स के हर एक अलग अलग इमोशन, ये ग्रेफोटाइप्स किस लिए जानना है कि इंसान का इमोशनल लेवल कितने हद तक है। जैसे सपोज 1 और 2 ग्रेफोटाइप है, इस साइड से हम ले लें, ये 1 और 2 ग्रेफोटाइप है, तो इसमें क्या है कि सबका इमोशन कंट्रोल में रहते हैं, उन्हें पता है कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ प्रैक्टिकल होना है, कितना डाइवर्सिफाई करना है, कितना एडजस्ट करना है, कितना नापना है, कितना जाने देना है, ये सब गिनती में आता है +1 और +3। जो +3 है, +3 जैसे ये सेक्शन जो थोड़ा बेंड हो गया, जो हमने अभी दिखाया, जो +3 है वो क्या है कि +3 वाले थोड़े इमोशनल रहते हैं, +3 वाले थोड़े इमोशनल रहते हैं, हर एक चीज को इमोशन से नापते हैं, इमोशन के हिसाब से चलते हैं, और तकलीफ भी होती है तो इमोशनली रो भी देते हैं इजीली। ओके, अब जो चौथा है, वो चौथा मतलब कैसे आएगा राइटिंग में, तो चौथा मतलब बहुत ज्यादा स्लैंग आएगा, ऊपर का झुकाव नीचे तरफ ज्यादा है। आपको ज्यादातर हैंडराइटिंग तो पेन लाइन के ऊपर ही घुसे हुए ऐसे लगेंगे कि अंदर दब रखे हैं, तो ऐसे रहेंगे ये +4 वाले, ये रहे +4 वाले, या +5 भी गिन सकते, क्योंकि इससे नीचे तो मुझे लिखना नहीं आता या हम नहीं लिख सकते, तो प्लस और +5 वाले हुए बहुत ज्यादा सुपर इमोशनल, जो इमोशंस के अलावा कुछ गिनती कर ही नहीं सकते, हर एक चीज को इमोशन में तोलते हैं, नापते हैं और उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इन्हें रुलाना भी इजी है, इन्हें अपनी बात मनवाना भी इजी है, बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल, हर एक चीज़ को इजीली मान के चलते हैं और ज़रा भी नहीं सोचते कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। इमोशंस के हिसाब से हर चीज़ में उन्हें दिखाई देता है कि कैसे
फ्लेक्सिबल रहना है, क्या करना है। कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो हाँ, इजीली हाँ बोलते हैं, किसी की बात में बहुत इजीली आ जाता है। ज़्यादा बेवकूफ़ बन सकते हैं क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा है। तो आज के ज़माने में लोगों को इमोशंस से खेलना अच्छे से आता है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए क्योंकि ये चीज़ हमें ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। ओके, अभी ये साइड का तो हो गया प्लस। एंड व्हाट अबाउट द माइनस? जैसे -1 और -2 है, वो है वर्सेटाइल और एडजस्टेबल। हर चीज़ में एडजस्टेबल। इमोशंस बहुत कम रहते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं। हम बोल सकते हैं कि एकदम इमोशनलेस, जिन्हें ज़्यादा प्रैक्टिकली सब समझ आता है और प्रैक्टिकली हर चीज़ नापते हैं। हर चीज़, हर रिलेशन में इमोशंस काफ़ी कम ही दिखाई देते हैं। जो लगता है मुंह पे बोल देते हैं, ज़रा भी हिचक नहीं रखते कि ये चीज़ बुरी लग सकती है या कुछ गलत समझ सकते हैं या ये गलत हो सकता है, ज़रा भी नहीं। उन्हें जो लगता है वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं। ऐसे रहे -1 और -2 वाले। तो ये आप ग्राफोटाइप्स में देख सकते हैं कि बेसिक नेचर कैसा है। बेसिक नेचर है, जैसे एक ग्राफोटाइप आपको ट्रांसपेरेंट शीट्स आती है, जो मतलब प्रोजेक्शन शीट, उस पे आप बना सकते हैं। शीट बना के आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कोई किसी का एग्जाम सैंपल ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको रख के देखना है कितने स्ट्रोक्स मिल रहे हैं। जैसे +2 है, जो इमोशंस नॉर्मल है, प्रैक्टिकल नॉर्मल है, एवरेज है, तो उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स जा रहा है, हर एक अल्फ़ाबेट्स को लेके उसके हिसाब से कैलकुलेट करना। जैसे +1 और +2 में 15 अल्फ़ाबेट्स जा रहे हैं, +3 में 5 अल्फ़ाबेट्स जा रहे हैं, +4 में 1 अल्फ़ाबेट जा रहा है। ऐसे पूरा जो राइटअप रहेगा हमें उसे कैलकुलेट करके बताना है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि कौन सा कितना ज़्यादा ग्राफोटाइप्स को पॉइंट्स मिले हैं। उस हिसाब से उसका नेचर इवेल्युएट होगा कि वो इमोशंस में कितना पक्का है। +1 -2 -1 में कितने, +1 +2 में कितने, +3 में कितने और +4 5। जैसे यहाँ पे अगर दे रहे हैं 0, यहाँ पे दे रहे हैं 5 पॉइंट्स, यहाँ पे दे रहे हैं 7 पॉइंट्स, यहाँ पे दे रहे हैं 2 और यहाँ पे 1। तो ज़्यादातर आप देखेंगे 7 पॉइंट्स वाला +1 +2 को आप लेके आगे चलेंगे कि ये बंदा +1 और +2 वाला है। तो उस हिसाब से ये ज़्यादा इमोशंस भी नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है और वर्सेटाइल है, हर तरह से एडजस्ट होके अपना रास्ता निकाले। तो उस हिसाब से आपको जवाब भी उसी हिसाब से देने हैं। आपको पता चलेगा कि ये कैसे आपको आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। जो आप उसको बता रहे हो उसके दिमाग में कितना उतरेगा, नहीं उतरेगा, ये हर एक चीज़ पता चल सकती है। ओके, और जैसे हमने आगे बताया कि राइटअप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब ज़्यादातर देखेंगे अगर प्लेन पेपर रहेगा ऐसे, ये तो मैं आपको स्लेट पे दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। जैसे ये प्लेन पेपर रहेगा तो उसमें मार्जिन्स रहती है। ये जो मार्जिन्स रहती है उसके हिसाब से कोई भी लिखता है कि कितनी जगह छोड़ के लिखनी है। पर कुछ कुछ लोग होते हैं कि सीधा ऐसे ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर डायरेक्टली लिखना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इन्हें कोई भी मार्जिन से कुछ भी रोक नहीं सकता, जो उनके दिमाग में आता है वो करके ही रहते हैं। किसी के रोके रुके नहीं ऐसे लोग। ये हुए मंगल वाले लोग। जो मंगल कभी किसी के रुकने से नहीं रोकता, वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड में ही सारा काम करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है क्या। तो ऐसे लोग रहे मंगल वाले लोग। ओके, दूसरे जो है, जैसे सपोज सूर्य ग्रह वाले लोग क्या करेंगे, तो एकदम स्पेसिफिकली ये लाइन के बाजू में भी जरा सा छोड़ के फिर लिखना शुरू करेंगे।
और यहाँ पे भी जहाँ जरूरत होगी उतना ही लिख के छोड़ देंगे। जितनी जगह उतना ही लिखेंगे, ज्यादा इधर से भी नहीं ज्यादा उधर से भी नहीं, नाप तोल के जितनी जरूरत है उतना। पर हाँ, इसमें क्या रहेगा कि लास्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे तैसे भी छोटा करके भी उन्होंने घुसा दिया। छोटी जगह है तो छोटे हैंडराइटिंग्स लेकर भी उन्होंने वर्ड कंप्लीट कर दिया। ये रहे सूर्य वाले लोग। ओके, जो चंद्र वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? चंद्र वाले जो है वो यहाँ से ऐसे लगेगा कि थोड़े कंजूस होते हैं। तो ये जो लाइन है उसी से एकदम नाप के स्टार्ट कर दिया और बीच में स्पेसिंग भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे स्पेसिंग। ये यहाँ पे है तो यहाँ पे एक अल्फाबेट लिख के फिर डॉट बना के यहाँ पे वापस शुरू करो। पेपर छोड़ना ही नहीं है, पेपर वेस्ट नहीं करना। ये रहेंगे चंद्र वाले लोग जो कंजूस रहते हैं। हाँ, चंद्र में आपको ये वेरिएशन ये भी दिखाई देगा कि चंद्र वाले जो लोग रहते हैं कभी इस प्रकार से लिखते हैं, कभी दूसरे स्टाइल से, उनके मूड के हिसाब से राइटिंग चेंज रहता है। तो आप एक पेपर का भी उसका ले लेना तो ऊपर के राइटिंग और नीचे के राइटिंग में भी काफी वेरिएशन दिखाएंगे। तो चंद्र में आप गलत नहीं हो सकते, पर आपको मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है कि ये चंद्र वाला है और इस हिसाब से ही वेरिएबल देगा, वैरायटी में ही लिखेगा। उसको एक चीज में मजा नहीं है, ना खाने में भी एक चीज में चलता है, ना कोई भी चीज में एक चीज से वो सेटिस्फाइड रहता है, उसको हर चीज में वेरिएशन चाहिए। तो वो रहेगा चंद्र वाला। अब बचे शुक्र वाले और शनि वाले। शनि वाले जो है उनको बोला है आपने कि अगर इसमें लिखना है तो अपने हिसाब से जितनी जरूरत है पेपर को इक्वली डिवाइड करके एकदम प्रॉपर जो अच्छे से दिखाई दे वैसे लिखे। ना ज्यादा जल्दी, ना ज्यादा कम, ना ज्यादा फास्ट, एक ही स्पीड में, एक ही तरीके से, एक ही तरीके से ऊपर से नीचे पूरा स्टार्ट टू एंड अप एक ही पैटर्न में आएगा। वो हुआ शनि वाला ग्रह। ओके, शुक्र वाला जो ग्रह रहेगा वो क्या है? बहुत ज्यादा क्रिएटिव। तो शुक्र का आप जैसे देखेंगे कि फर्स्ट हैंडराइटिंग से लेके लास्ट हैंडराइटिंग इतना ज्यादा कर्वी, क्रिएटिव और अच्छे से लिखा होगा कि हमें भी पढ़ने में मजा आएगा। उसके क्रिएटिविटी उसके राइटिंग में भी झलकेगी। जैसे अगर कुछ आप टॉपिक दे रहे हो कि इस टॉपिक पे लिखना है तो वो टॉपिक को लेके भी वो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाएगा। जैसे माय फैमिली लिखना है तो फैमिली के ऊपर भी हर एक इंसान के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा लिखना, ये वो हमें बताना नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से ही उसमें क्रिएटिविटी लाके अच्छे से अच्छा लिख के बताएगा। ये रहा शुक्र वाला। बचा अभी गुरु वाला। गुरु वाला ग्रह क्या करेगा? नाप तोल के लिखना है, पर बहुत ज्यादा लिखने से पहले सोचे, सोच के समझ के फिर लिखेगा। नापना है कि कौन क्या मैं लिखूं, वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कैसा लगेगा, ये मुझे कैसे जज करेंगे। तो वो रहा गुरु वाला ग्रह जो बहुत ज्यादा जजमेंट में सोचता है और सोच समझ के ही लिखता है। वो रहा गुरु वाला। ओके, अब जो बुध वाला ग्रह है, बुध क्या है? मिश्रित, हर एक चीज मिक्स है। डेट भी लिखेगा, टॉपिक नहीं लिखेगा। टॉपिक लिखेगा तो नीचे का कंटेंट में डॉट्स में बना के सारे पॉइंटर्स लिखेगा। गुरु वाला, अरे बुध वाला कुछ भी कर सकता है, कोई भी टॉपिक कहीं पे भी दो वो हमेशा तैयार रहता है लिखने के लिए। उसके पास ये जवाब नहीं है कि नहीं मुझे नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना है। वो नहीं शब्द में नहीं मानता। बुध वाला जो इंसान रहेगा वो अपने हिसाब से पेन लेके सोच समझ के लिखना शुरू कर देगा और अच्छे से लिखेगा, अपनी बुद्धि का अच्छा उपयोग करके अच्छे से अच्छे लिखता है। तो इस हिसाब से हमें सारे ग्रह को लेके राइटिंग में भी हमें ग्रह को पकड़ के ही चलना है। बगैर ग्रह के हमारा कोई भी
लेक्चर या कोई भी सब्जेक्ट मतलब का ही नहीं है। ग्रह को पकड़ के चलेंगे तो उस इंसान पे कौन सा ग्रह रिएक्ट करता है और वो उसी हिसाब से उसका रिएक्शन देगा और रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। हर एक चीज को नाप तोल के ग्रहों में ही ढालना है और उसी हिसाब से हमें जवाब देना। तो ये रहा आपका मार्जिन्स का, कि मार्जिन्स कौन सी कैसी रहनी चाहिए और उस हिसाब से कौन सा ग्रह कैसे रिएक्ट। ओके, अभी जो है दूसरा एक टॉपिक है, वो है हैंड। कौन से हैंड से लिखना है, वो शायद हमने लास्ट टाइम किया था या नहीं मुझे याद नहीं है, पर मैं फिर भी आपको एक बार बता देना चाहती हूँ। अगर आप हैंड ले रहे हो, कौन से हाथ से लिख रहा है बंदा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाथ जो भी है, पर वो जो लिख रहा है, हाथ क्या है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस से कनेक्टेड। आप जो दिमाग में सोच रहे हो वही हाथ से आप लिख के पेपर पे मुझे बता रहे हो। वो चाहे किसी भी हाथ से लिखे, राइट या लेफ्ट, दोनों से एक ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान लेफ्टी है या राइटी, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। दोनों हाथ से लिख सकता है तो भी ठीक है, दोनों हाथ से भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ से सैंपल लीजिए, उसको लिखवा के देखिए, फिर बताइए कि कौन सा वो पॉइंट, कौन से डिफरेंस है दोनों हाथों से राइटिंग, उस हिसाब से आपको इवेल्युएट करके फिर जवाब दें। हर एक चीज को एक ही चीज पकड़ के या एक ही टोन में आप नहीं आगे बढ़ सकते। आपको हर बार ग्राफोलॉजी हो या पामिस्ट्री, आपको बेसिक बेस से ही स्टार्ट करना है। आपको राइटिंग के लिए उसको प्लेन पेपर देना है, पेन दे देना है, वहीं से स्टार्ट करना है। हर एक प्रोसेस एक ही तरह की हो। अगर आप बोलेंगे कि ये पेपर पेन चलो लिखो, लिख के आपने खाली साइन या मार्जिन पे देख के आपने बता दिया, तो आप गलत भी हो सकते हैं। जैसे गलती कहाँ होती है, ज्यादातर लोगों को गलती कहाँ होती है, जैसे लोग ग्राफोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और हम जैसे बताते हैं कि जैसे आपको प्लेन पेपर पे लिखना है, तो लोग क्या करते हैं, फटाक से पेन उठा के लिखना शुरू करते हैं। तो जो फास्ट पेन उठा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान मंगल वाला है, जरा भी नहीं। वो किस हिसाब से पेन पकड़ता है, स्टार्ट करता है, मार्जिन, सिग्नेचर, ईच एंड एवरीथिंग इवेल्युएट करके लास्ट में आपको दिमाग में बिठा के फिर बोलना शुरू करना है। पर जब आप बोलेंगे तब सामने वाला चुप रहेगा, पर जब तक वो बोल रहा है उसकी सारी बातें सुननी है। वो कैसे बोल रहा है, जल्दी में नहीं, क्या इंटरेस्टेड है नहीं इंटरेस्टेड है, वो हर एक चीज को दिमाग में लेके फिर आपको इवेल्युएट करना है। राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, कोई भी हाथ चलता है, उसी हिसाब से राइटिंग में भी दो प्रकार रहते हैं, फास्ट राइटिंग एंड स्लो राइटिंग। अभी फास्ट राइटिंग एंड स्लो राइटिंग है क्या? तो फास्ट राइटिंग एंड स्लो राइटिंग ये चीज़ें हैं कि जिससे भी किसी भी इंसान को आप पेन देते हो कि आपको लिखना है, तो वो पेन फटाक से उठाएगा और फटाफट लिखना शुरू कर देगा। फटाफट लिखने में होता क्या है कि इंसान ये जो लिख रहा है, फर्स्ट वर्ड आपको क्लियर है, बाकी का एंड में क्या लिख रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। ये रहा फास्ट हैंड राइटिंग। जो फास्ट हैंड राइटिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट हैंड राइटिंग आपको पता चल रहा है, पर पीछे क्या लिखा है वो कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे यहाँ पे है तो कर्सिव में पता चलेगा कि एस है, शायद ये शायद पी हो सकता है, पर हो सकता है क्या है ये नहीं पता। पर वो इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि फटाफट से लिखना शुरू कर रहा है। और जैसे मैं बता दूं, सेकंड है स्लो हैंड राइटिंग, जैसे आपने बताया और स्लोली उसने लिखा, तो उस हैंड राइटिंग और इस हैंड राइटिंग में आप फर्क देख सकते हैं कि ये प्राची का लिखा हुआ, प्राची एकदम क्लियर आपको पढ़ाई दे रहा है, पी क्लियर है, सी क्लियर है, एच क्लियर और आई क्लियर। पर ये दो में डिफरेंस क्या है या आप कहाँ
बेवकूफ़ बन सकते हैं इवेल्युएट करने में, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है। पेन लोग फटाक से लिखना शुरू कर देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट लिखने वाला फास्ट थिंकर है, फास्ट सोचता भी है, ज़्यादा रिएक्ट जल्दी करता है और रिजल्ट का भी उसको जल्दी रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लिख रहा है उसके हिसाब से अगर स्लो लिख रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि स्लो लिख रहा है मतलब थिंकिंग प्रोसेस स्लो है, बहुत स्लो सोचता है या बहुत स्लो डिसीजन मेकर है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें प्रॉब्लम डिफरेंस खाली इतना ही है, जो फास्ट लिख रहा है वो शायद हाइपर है, बहुत ज़्यादा हाइपर है, इसीलिए वो फटाक से लिखना शुरू कर रहा है। दूसरी चीज़, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच में है, इसीलिए लिख के आपको बताने के लिए कि पॉजिटिव क्या है वो बता रहा है। तीसरी बात, उसे ये नहीं सोचना, वो नहीं ये सोचता कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। जो भी है बहुत ओपन माइंडेड है और पूरी तरह ओपनली खुल के उसने सब कुछ सामने रख दिया। ओके, जो स्लो राइटर है उसकी क्या मतलब विशेषताएं हैं? जो स्लो राइटिंग करता है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत स्लो सोचता है, पर इसका मतलब ये है कि बहुत सोच समझ के काम कर रहा है, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सोच समझ के लिख रहा है। सामने वाला खुश होना चाहिए, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि मेरा एकदम बेस्ट ही है और मैं बेस्ट ही सब कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी कोई भी नेगेटिव ट्रेड्स इनके सामने नहीं खुलनी चाहिए। तो वो रहा उसका नेगेटिव पॉइंट। बहुत क्लियरली और नीटली लिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा नीट है, पर वो इम्प्रेस करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, एक फॉल्स एक्यूजेशन लगाने के लिए कि भाई मेरा तो सब कुछ काम साफ ही रहता है, उसके लिए भी शायद वो ऐसे रिएक्ट कर सकता है। स्लो थिंकर है, पर शायद हम ये दिमाग में बिठा सकते हैं कि डिसीजन अच्छे ले सकता है, बहुत सारी प्रोसेस से जाके धीरे 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 सोच समझ के फिर आगे बढ़ रहा है और उसी हिसाब से डिसीजन ले रहा है। तो स्लो थिंकर में ये सारे पॉजिटिव ट्रेड्स रहते हैं। तो अगर जल्दी लिखने वाला इंसान जल्दी नहीं रहता, वैसे ही स्लो लिखने वाला स्लो नहीं रहता। आप हर एक चीज को जैसे वर्ड्स में पकड़ के चलेंगे तो आप गलत साबित होंगे। स्लो मतलब स्लो और फास्ट मतलब फास्ट, वैसा नहीं है। स्लो वाला स्लोली लिखता है, पर उसमें भी एक पॉजिटिव ये है कि वो स्लो सोच बहुत सोच समझ के लिख के उसका रिजल्ट उसे अच्छा चाहिए। हाँ, और जो फास्ट लिख रहा है इसका मतलब ये भी नहीं कि ये बहुत जल्दबाजी में काम बिगाड़ रहा है। हाँ, पर बहुत ज़्यादा उत्साही है, उत्सुक है, तो आप उसको उस हिसाब से काम दीजिए तो वो आपको बेटर रिजल्ट दे पाए। तो इसके हिसाब से, हैंड राइटिंग के हिसाब से आप काम डिवाइड कर सकते हैं। स्लो वाले को डिसीजन मेकर, पर डिसीजन मेकर वैसा भी नहीं चाहिए जो बहुत स्लो हो। तो फास्ट और स्लो को मिला के ऐसे इंसान को बिठाना है जो हर एक डिसीजन अच्छे से ले पाए। हर एक टीम ऐसी बनाते हैं, आप जैसे अगर देखेंगे ऑफिस में या वर्क लोड की जगह पे, हर एक टीम में हर एक मेंबर अलग अलग किस्म का, अलग अलग प्रकार का रहता है। ज़्यादातर ऑफिस इंटरव्यूज में भी अभी ग्राफोलॉजी के हिसाब से अगर राइटिंग में देते हैं, राइटिंग लिखवाते हैं, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंसान कौन सी पोजीशन पे बिठाना है। तो ग्राफोटाइप्स और ग्राफोलॉजिस्ट आपको हर एक चीज़ में मदद करेंगे कि कहाँ क्या, किस हिसाब से किसके पास कौन सा काम करवाना है और कितने लेवल तक कितना काम करवा सकते हैं और क्या काम नहीं दे सकते। ये हर एक चीज़ हमें ग्राफोलॉजी से पता चलेगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रेशर्स कैसा है, ऑफिस में लोग प्रेशर कैसे लेते हैं, हेवी प्रेशर, लाइट प्रेशर, उस हिसाब से काम और वर्कलोड देना है। जैसे आप पेपर पे लिखते हैं राइटिंग में, उसके अगर पेपर को टर्न करके पीछे की साइड पे देखेंगे और आप पॉइंटर फिंगर से महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मार्किंग जैसा पीछे आ रहा है, बॉल पॉइंट पेन से ही आता है।
जेल पेन से या फाउंटेन पेन से नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बहुत पहले स्पेसिफाई किया है कि बॉल पेन्स जो रहती है उसी से लिखवाना है। अगर पीछे पूरी छाप छोड़ रहा है, इसका मतलब कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। प्रेशर भी ले भी सकता है और दूसरे को प्रेशर दे भी सकता है। अगर बहुत लाइट वेट है, अगर पीछे इम्प्रेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो लाइफ के फ्लो से एकदम इजीली जा रहा है, ज़्यादा प्रेशर लेता भी नहीं और ज़्यादा प्रेशर देता भी नहीं। तो उस हिसाब से हमें वर्कलोड को डिवाइड करके हर एक इंसान को उस हिसाब से काम देना है, ताकि हमें अच्छे से अच्छा आउटपुट मिल पाए और हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकें। मानती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए शायद ऑफिस वर्क के लिए बहुत काम रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफोलॉजी के, जहाँ पे हम जानेंगे दूसरे टॉपिक जो आगे चल के अल्फ़ाबेट्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।